नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी। वीकेंड के खास शो चक्रव्यूह स्पेशल में आप सबका स्वागत है। अमर सोनार बांग्ला, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इस गीत में जिस सुंदर बंगाल की कल्पना है, जो गीत आज़ादी की लड़ाई के दौरान बंगाल की एकता का प्रतीक बना, जिस गीत में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, वो बंगाल जिसने आज़ादी के वक्त बंटवारे की सबसे बुरी मार भी झेली, बल्कि जिसकी जमीन पर खूनी अलगाव की लकीर खींची गई, उस बंगाल ने लोकतंत्र के बदले रूप रंग को देखा। कांग्रेस से होकर लेफ्ट फ्रंट और फिर ममता की सरकार और अब बीजेपी के खिलते कमल के बीच सत्ता के 4 चक्र बंगाल ने बीते लगभग 80 वर्षों में पूरे कर लिए हैं। आज हम अपने इस खास एक्सप्लेनर शो में जानेंगे कि बंगाल में क्यों सत्ता परिवर्तन का ये चक्र आसान नहीं होता, बल्कि अग्निपथ बन जाता है। ऐसा बंगाल में ही क्यों होता आया है? बंगाल की कहानी हमेशा क्यों बन जाती है अग्निपथ? आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति। बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से वो 25 से वैशाख था जब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 25 से वैशाख यानी बंगाल के प्रथम महीने की 25 तारीख, जिसकी अहमियत इस बात से है कि उसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। बीजेपी की पहली बार बंगाल में सरकार बनी तो अपनी खुशियों को उसने बांग्ला भाषा, संस्कृति, मूल्य, संगीत और संस्कारों के युग पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से जोड़ा। बंगाल क्या हिंदू होमलैंड का बड़ा मायना करता है। इसको सामने लाने का काम और इसको यहाँ से और भी विकास तरक्की का काम इस सरकार करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की राजनीति बदल दी। छाया और नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, रणनीति गृह मंत्री अमित शाह की थी और सड़क पर संघर्ष शुभेंदु अधिकारी का। और इस त्रिकोण में ममता की 3 बार की सरकार ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पाई। ममता बनर्जी का बंगाल की सत्ता से बाहर होना दरअसल सत्ता के चौथे चक्र का पूरा होना है। सबसे पहले आजादी से 1977 तक कांग्रेस या उसी विचारधारा से जुड़े मुख्यमंत्री बंगाल में रहे। 1977 से 2011 तक 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। 2011 से 2026 तक 15 साल तक ममता बनर्जी ने अपनी मर्जी से पश्चिम बंगाल की सरकार चलाई और अब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल में सरकार बदली है, बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदला है। ममता बनर्जी के राज में उनके जिस भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम का सिक्का पूरे बंगाल में चलता था, उसी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, उन पर पत्थर और सड़े टमाटर फेंके गए। यानी राज बदलते ही राज करने वालों को लेकर लोगों का नजरिया कितना खूनी हो जाता है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। पश्चिम बंगाल में बदलाव बहुत जल्द नहीं होता है। एक बार जिसकी सरकार बन जाती है वो फिर लंबे समय तक टिकी रहती है। उस वक्त लगता है कि सरकार को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही सरकार जाती है उस पार्टी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ममता के राज में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बंगाल में हमला हुआ था। उस हमले को टीएमसी लोगों के गुस्से का उभार बता रही थी, लेकिन राज बदला तो जज्बात बदल गए और ममता ये तक कहने लगी कि उनके साथ मारपीट हुई। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere.
किसने सोचा था कि पश्चिम बंगाल के लाल गढ़ को कोई ध्वस्त कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस से निकलकर अपने दम पर एक पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी ने लेफ्ट को मिट्टी में मिला दिया। आज उसी ममता बनर्जी की सियासी मुट्ठी इतनी कमजोर हो गई है कि उनके 80 विधायक उसमें समा नहीं पा रहे हैं। पार्टी में भीषण बगावत और फिर टूट फूट हो गई। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। और मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दो। आज तो आई स्टैंड विंडिकेटेड। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है, चाहता उछलूं विजय कहे पर ठिठकता देख करिए, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। विजेता उस सूरज की तरह होता है जिसकी चमक में सभी निस्तेज पड़ जाते हैं। जिस ममता बनर्जी के तेज से पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट राजनीति अंधेरे में गुम हो गई, आज एक चुनाव हारने से उस ममता के लिए अपनी पार्टी को संभालना मुश्किल हो गया है। ममता बनर्जी भले कह रही हैं कि वो फिर से टीएमसी को खड़ा करेंगी, नहीं हुआ तो अकेले भी लड़ती रहेंगी, लेकिन वो इस कड़वी सच्चाई से पीछा छुड़ाना चाहती हैं कि जमाना डूबते नहीं निकलते सूरज को सलाम करता है। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। तृण यानी तिनका और मूल यानी जड़। अपने अरमानों के जिस राजनीतिक तिनके को बंगाल की राजनीति में जड़ जमाने का ममता को पूरा मौका मिला था, वो एक चुनाव में इस कदर उड़ गया कि न पार्टी रही न ममता का इकबाल रहा। टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता दिया। हालांकि वो ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन उनके बनाए शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में अपना नेता नहीं माना, बल्कि बुधवार को स्पीकर रथिंद्र बोस से मिलकर ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित करने के लिए समर्थन पत्र सौंप दिया। खास बात यह रही कि चंद घंटों में ही स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी के गुट को मान्यता दे दी और बनर्जी को टीएमसी के बागी गुट का विधानसभा में नेता भी बना दिया, बल्कि ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता का कमरा भी दे दिया। वहीं जावेद खान, संदीपन साहा और सिवली साहा को उपनेता के तौर पर मान्यता दे दी, जबकि अखनू जम्मा को चीफ व्हिप बनाया गया। एक महीने पहले तक वक्त ऐसा था कि दीदी ही टीएमसी थी, बल्कि दीदी का नाम ही हुक्म का सबसे बड़ा पत्ता था। लेकिन सत्ता बदली तो सारे पत्ते बीजेपी की आंधी में बह गए। जो हाथ बांध कर पीछे खड़े रहते थे वो अचानक आगे आ गए और आंखें दिखाने लगे। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर सरवाइव करना है तो डेमोक्रेसी लाना जरूरी है। बंगाल चुनाव में हार ने टीएमसी को संभावनाओं के जड़ों से काट दिया है। ममता के बुलाने पर भी विधायक कई बार नहीं आए। अभिषेक बनर्जी के तानाशाही रवैये के खिलाफ पार्टी नेताओं ने खुलकर हल्ला बोल दिया। विधायकों के बागी होने के बाद 3 जून को ममता बनर्जी ने सभी सांगठनिक समितियों और फ्रंटल विंग्स को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया और फिर कम्युनिस्ट नेता से तृणमूल में आए ऋतव्रत बनर्जी के खुले विद्रोह से टीएमसी दो फाड़ हो गई। তৃণমূল কংগ্রেসটাকে আপনারা ভাঙতে চান, যতই ভাঙার চেষ্টা করবেন এটা আরো শক্তিশালী হবে। মনে রাখবেন, কটা এমএলএ আর কটা এমপিকে টাকা দিয়ে ভেঙে বা ভয় দেখিয়ে ভেঙে তৃণমূলটাকে দুর্বল করা যায় না। তৃণমূল এতে আরো শক্তিশালী হচ্ছে। बीजेपी के बंगाल विजय के बाद ये तय हो गया था कि अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खराब दिन आने वाले हैं। जिस ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने विपक्ष के नेता का दर्जा दे दिया, उनसे शुभेंदु अधिकारी की एक मुलाकात भी काफी चर्चा में आ गई थी।
खबर यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार शुभेंदु दिल्ली आए तो उनकी यहाँ मुलाकात ऋतव्रत बैनर्जी से हो गई। अब वो मुलाकात भले संयोग से हुई, लेकिन उसके बाद के प्रयोग ने ममता की सियासी ताकत को बहुत सीमित कर दिया। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। ऋतव्रत की राजनीतिक शुरुआत बंगाल के लेफ्ट फ्रंट से हुई थी, लेकिन सत्ता की बहार जब टीएमसी के दो फूलों को खिला रही थी तो ऋतव्रत भी उधर ही झुक गए। जिस ऋतव्रत को कभी ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे दिग्गज कम्युनिस्ट नेताओं में लेनिन की छवि दिखती थी, अचानक वो छवि ममता बनर्जी में दिखने लगी। लेफ्ट फ्रंट ने ऋतव्रत को उनकी शान शौकत वाले रहन सहन से परेशान होकर बाहर निकाला तो खुद सादगी में रहने वाली ममता ने अपनी पार्टी का दरवाजा खोल दिया। अब उस दरवाजे पर बाहर से किल्ली लगाकर ऋतव्रत ने टीएमसी के विधायक दल का एक नया दरवाजा खोल दिया है। इनके पहले ममता बनर्जी बीजेपी को साथ यही किया, इसीलिए आज के दिन जो बीजेपी का सरकार है, इनका जो निर्वाचित तो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो भी एक ही सिस्टम कर रहे, एक ही रास्ता अनुस्थापन कर रहे, यही मैटर है। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जब क्रिया इंसानों की होती है तो ऐसे सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान में गरिमा भी होती है और करुणा भी। वो गरिमा और करुणा ही अपने विरोधियों का भी सम्मान करना सिखाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सियासी दस्तूर बन गया कि जिसका राज छूटा उस पर सत्ता का कहर टूटा, जबकि ये वही बंगाल है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस महात्मा गांधी के कारण कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, उसी गांधी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने अपना सलाम भेजा था। सवाल है कि क्या वाकई टीएमसी भी अब हिंसा झेल रही है और क्या पार्टी पर ममता बनर्जी का कंट्रोल नहीं रहा। ममता के तमाम विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, लेकिन खतरा उससे बड़ा है। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह ममता के सांसदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। लेकिन चुनाव के नतीजे खराब आए तो ममता के पीछे चलने वाले चेहरों का साया भी नहीं दिखा। चुनाव के दौरान सायोनी घोष कहां तो ममता की क्षमता गिनाते थकती नहीं थीं और कहां एक महीने से पब्लिक प्लेस पर दिखी तक नहीं। वही हाल महुआ मोइत्रा का भी है, जो सड़क से संसद तक मोदी सरकार को घेरने में ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट के रूप में डटी रहती थीं। बंगाल में सत्ता बदलते ही नजरिया भी बदलने लगता है। जिस लेफ्ट फ्रंट को ममता ने 2011 में कोलकाता के पावर हाउस से निकाल फेंका था, उस लेफ्ट फ्रंट को 3.5 दशक तक बंगाल के लोगों ने सिर माथे पर बिठा रखा था। हालांकि ममता ने भी राज संभालने के बाद 2011 में कहा था कि वो बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखती हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि तब लेफ्ट के साथ ममता की पार्टी ने जैसी हरकतें की, वो बदलाव नहीं, बदला ही दिखा रही थी। बदल चाই, बदला नয়, बदल चाই, बदला नয়। ममता की जबान तब कुछ और कह रही थी, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता दूसरे रंग में रंगे हुए थे। सीपीएम ने बाकायदा लिस्ट जारी की थी कि सत्ता परिवर्तन के शुरुआती दिनों में ही उसके खिलाफ कितनी हिंसक घटनाएं हुई। सीपीएम का आरोप है कि 2011 में बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के कुछ महीनों में ही उसके 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। सीपीएम ने तब आरोप लगाया था कि टीएमसी का कैडर आधारित गुंडागर्दी और खौफ इतना ज्यादा था कि हजारों लेफ्ट कार्यकर्ता ने परिवार के साथ अपने गांव घर छोड़ दिए। वहीं टीएमसी का असर इस कदर दिखा कि सीपीएम के लिए जो गुंडे या बाहुबली काम करते थे, वो रातों रात टीएमसी का झंडा उठाकर घूमने लगे।
यानी बस पार्टी का नाम बदला, कार्यकर्ताओं के हाथों में लिए हुए झंडे बदल गए, लेकिन बंगाल पर राज करने के लिए हिंसा का सहारा नहीं छूटा। तब टीएमसी के हाथों में लेफ्ट के बाहुबली कैडरों की लाठी आ गई। ये तो परंपरा भी रही है कि जब सरकार बदलती है तो ऐसे असामाजिक तत्व जिनको सरकार के संरक्षण की जरूरत होती है वो तो पाला बदलते ही हैं। तो ये कांग्रेस के दौर में भी था, जब लेफ्ट आई तो कांग्रेस के ऐसे तत्व लेफ्ट में पहुंच गए, फिर लंबे समय तक लेफ्ट यहाँ रहा। उसके बाद जब 2011 में पाला बदला तो शुरुआती 2-3 साल में वो तमाम ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत थी, वो चाहे सिंडिकेट हो या और भी कई तरह के माफिया हो, कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, खनन माफिया, अब तमाम इसकी सूची बेहद लंबी है। चाहे दिल्ली में कोई राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय दलों का समूह, आज बीजेपी पर उनका आरोप होता है कि वो जानबूझकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, लेकिन जब उनके हाथों में सत्ता आती है तो अपनी करनी धरनी वो भूल जाते हैं। 2011 में प्रदेश की बागडोर संभालते ही ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और सिंगूर में फायरिंग से लेकर लेफ्ट सरकार के दौरान हुई राजनीतिक हत्याओं की फाइलें दोबारा खुलवा दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेकर लेफ्ट फ्रंट के तमाम दिग्गज नेताओं को अदालती मामलों में लाया गया। दरअसल सिंदूर और नंदीग्राम का मामला ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सत्ता में आने का कारण बना। 2006 से 2008 के बीच नंदीग्राम और सिंगूर में हुए भूमि आंदोलन को पश्चिम बंगाल के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की किसान समर्थक छवि थी, जिसे सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से काफी धक्का लगा। बल्कि कहना चाहिए कि किसान समर्थक छवि पूरी तरह टूट भी गई और उसी लेफ्ट की टूटी बिखरी जमीन पर ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा बुलंद किया था। लेफ्ट फ्रंट सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया था, जिसका विरोध वहां के ग्रामीण कर रहे थे। उस विरोध करते किसानों पर 14 मार्च 2007 को पुलिस और सीपीएम के सशस्त्र कैडरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसमें 14 ग्रामीणों की मौत हो गई। यहीं से ममता को मौका मिला और उन्होंने इस पर विरोध का वो चौका मारा कि 4 साल बाद 2011 में लेफ्ट फ्रंट बंगाल की सत्ता से बाहर हो गया। आज के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उन दिनों टीएमसी में ही होते थे। शुभेंदु ने नंदीग्राम में किसानों के विरोध प्रदर्शन का राजनीतिक मोर्चा संभाला, जहां लेफ्ट सरकार ने टाटा को नैनो कार बनाने के लिए जमीन दी थी। इन विरोध प्रदर्शनों और लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ टीएमसी के आक्रामक हल्ला बोल का नतीजा ये हुआ कि बंगाल का पढ़ा लिखा भद्र लोग की लेफ्ट वाली दृष्टि सेंट्रल में आ गई। महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन, शंख घोष, कबीर सुमन जैसे बांग्ला के शीर्ष लेखकों, विचारकों, फिल्म निर्माताओं ने लेफ्ट से अपना नाता तोड़ लिया। उनको ममता बनर्जी का एंग्री यंग विमेन वाला तेवर तब बहुत भाने लगा था। वो खुलकर परिवर्तन के लिए ममता का साथ देने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 2006 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जिस तरह लेफ्ट फ्रंट की आंधी में ममता बनर्जी के 2 फूल तिनके की तरह बिखर गए, उसी ममता के 2 फूलों ने 2011 में ऐसी जड़ें जमाई कि 15 साल तक बंगाल में ममता ही ममता दिखती रहीं। ममता का वो राजनीतिक दबदबा इस चुनाव में टूटा, जिसको वो बीजेपी की साजिश बताती हैं। लेकिन सोचिए, कोई तो ऊपर वाला होता है ना, सब देख रहा है। आज बंगाल को लूट किया, आज आपको इसके लिए दिल्ली चला जाएगा कि हम लोग वीक नहीं है। आज हम लोगों पर अत्याचार चल रहा है, हमारा वर्कर को हर रोज अरेस्ट कर रहा है, हमारा इलेक्टेड बॉडी को फंक्शन नहीं करने दे रहा है। अगर आप सच से जीतता, हिम्मत से जीतता, तो आप इतना अत्याचार नहीं करते, आप इतना जुलूम नहीं करते, आप जनता के लिए काम करते। लेकिन आप काम नहीं कर रहा है, आप जनता का साथ दुश्मनी कर रहा है। बंगाल में जिस दल का राज आता है तो फिर आ ही जाता है, यानी लंबे समय तक टिकता है। सबसे छोटा, सबसे कम समय का कार्यकाल किसी का रहा
तो वो ममता बनर्जी का रहा। फिर भी वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। कांग्रेस की सत्ता पर पकड़ 30 साल तक रही, जबकि लेफ्ट फ्रंट ने सबसे ज्यादा 34 साल तक बंगाल पर राज किया। आज बंगाल की राजनीति में हाशिए से भी बाहर हो चुके लेफ्ट फ्रंट की सत्ता का चाबुक कभी ममता बनर्जी की पीठ पर भी पड़ा था। लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस से बदला चुका रहा था और ममता के राज में उसकी कीमत लेफ्ट को चुकानी पड़ी। पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीएम के दिग्गज नेता रहे विमान बसु ने जिस निष्ठा के साथ प्रचार किया, उसकी तस्वीरें देखते ही बनती थीं। 85 साल की बेहद ढलती उम्र में उन्होंने लेफ्ट के ढह चुके किले को खड़ा करने की कोशिश की। वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन एक समय लेफ्ट को लगता था कि उसको हराने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। 2006 में बुरी तरह हारने वाली ममता बनर्जी के लिए 2007 से कैसे जीत का रास्ता खुलता गया, उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 2008 में लेफ्ट के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी मेदिनीपुर और हुगली जैसे जिलों के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बंगाल की 42 में से 26 सीटें जीत ली। 2010 में कोलकाता नगर निगम पर टीएमसी की जीत से हवा का रुख साफ हो गया कि जनता बदलाव चाहती है। और आखिरकार 2011 के उस ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव का समय आ गया, जिसमें 200 से भी ज्यादा सीटें जीतकर ममता ने बता दिया कि हौसला हो तो आसमान में सुरंग जरूर होगा। लेफ्ट का जो 34 इयर्स का रूल था उसको तोड़ पाया, क्योंकि लेफ्ट का जो दो पहला और बहुत अहम सपोर्ट बेस था, एक फार्मर्स और एक वर्कर्स, दोनों लेफ्ट से खिंचक गया। नंदीग्राम और सिंगूर मूवमेंट लेफ्ट से उनका जो फार्मर्स का जो सपोर्ट था, स्पेशली मुस्लिम फार्मर्स का, वो बिल्कुल हटा दिया। ममता जी इसका पूरा बेनिफिट लिया और उसी एक टाइम में सचार कमीशन का भी रिपोर्ट आ गया। तो मुसलमान ने ये सोचने लगा क्या हम लोगों को लेफ्ट के साथ रह के लेफ्ट को सपोर्ट करके क्या फायदा हुआ। और इसी टाइम में नंदीग्राम और सिंगूर मूवमेंट शुरू हो गया, जो लैंड मूवमेंट था, जो जमीन बचाना का मूवमेंट था। ममता इसका फोरफ्रंट पे आ गया। आज हर रोज टीएमसी की दीवार से भरोसे की एक ना एक ईंट खिसक ही रही है। कम्युनिस्टों के 34 सालों के बंगाल पर राज के दौरान हर संस्थान पर उनका नियंत्रण और कब्जा था। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से लेकर स्थानीय क्लबों में लेफ्ट के कैडर जगह पाने लगे थे। लेकिन ममता बनर्जी आईं तो पुराने शिक्षाविदों, कुलपतियों और प्रशासनिक अधिकारियों की जगह अपने वफादारों की नियुक्ति शुरू कर दी। तब लेफ्ट का आरोप था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में उनके 500 से ज्यादा दफ्तरों में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले किए। लेफ्ट के सत्ता से बाहर होने के बाद उसके नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ नहीं लगी, लेकिन टीएमसी के हारते ही उसके नेता पार्टी से निकलने के लिए एक दूसरे से ही होड़ लेने लगे। ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी के करीबी रहे फरहाद हाकिम कभी साथ छोड़कर जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन उन्होंने भी टीएमसी को हार के महीने भर के भीतर ही अलविदा कह दिया। वो तरह से हम कायम नहीं कर पा रहे हैं। हम पूर्व मंत्री थे, मेयर थे, जो काम हम कर सकते थे, आदमी का सेवा कर सकते थे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो पूर्वज से पूर्वज जो चेयर में हमारा बैठने का कभी ख्वाब में भी हम नहीं सोचा था, जो वो चेयर में हम बैठेंगे, जिसका नाखून के यज्ञ हम नहीं है, नाखून के यज्ञ नहीं है। किसी दिन उनका नाखून का यज्ञ हो जाएंगे तो मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। वो चेयर को असम्मान हम नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। फिरहाद हाकिम का मुश्किल कुछ ज्यादा था, क्योंकि वहां पे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर स्मिता पंडे, जो नई म्यूनिसिपल कमिश्नर बन के आई थी, उन्होंने पूरा जिम्मेदारी और पूरा जो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और इसी टाइम में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन सामने आना शुरू हो गए।
तो टीएमसी का अंदर एक शायद ममता बनर्जी का अंदर भी एक गुस्सा आ रहा था, क्यों फिराद हकीम मेयर रहने से भी ये सब नोटिस अभिषेक बनर्जी के पास पहुंच रहा है। लेकिन फिराद हकीम के हाथ में कुछ नहीं था, पूरा जिम्मेदारी, पूरा कंट्रोल स्मिता पांडे म्युनिसिपल कमिश्नर के पास चला गया। तो फिराद ये जिम्मेदारी और ये जो एलिगेशन गेम से निकल आना चाहते थे, तो उन्होंने इस्तीफा देने के लिए बहुत पहले से बात कर रहा था। वैसे बंगालियों की खासियत यह है कि वहां की राजनीति ने लेफ्ट से राइट तक सत्ता का मजा चख लिया है। बंगाल देश का इकलौता राज्य है जहां कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी लोकतांत्रिक तरीके से लगातार 34 साल तक राज किया। उनकी जीत के बारे में ममता बनर्जी का आरोप रहा कि लेफ्ट फ्रंट दबंगई से जीतती थी, लेकिन सिर्फ बाहुबल से कोई लंबे समय तक विजेता बनकर नहीं रह सकता। 1977 में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने ऑपरेशन बरगा लागू कर दिया। इसके तहत 15 लाख बटाईदार किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। इससे एक तरफ ग्रामीण इलाकों में जमींदारी व्यवस्था खत्म हुई, तो दूसरी तरफ राज्य की 75% से ज्यादा आबादी एक झटके में लेफ्ट की वफादार वोटर बन गई। वहीं पंचायती राज को मजबूत करने से विकास कार्यों का पैसा गांव-गांव तक पहुंचा, जिससे लेफ्ट फ्रंट की जड़ें काफी मजबूत हो गईं। वहीं सीपीएम के संगठन का ढांचा बेहद अनुशासित और मजबूत था। उस पर से गांव स्तर तक लोकल कमेटी के कारण उसको और भी फायदे हो रहे थे। किसी भी दल के सत्ता से हटने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी एक ताकतवर विपक्ष बनने की कोशिश नहीं की। उस पर से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान का फायदा भी लेफ्ट फ्रंट को मिला। कांग्रेस में ममता बनर्जी और प्रियरंजन दास मुंशी का झगड़ा कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा ही नहीं होने दिया। कांग्रेस का तब हाल ये था कि कांग्रेसी लेफ्ट फ्रंट और उसकी सरकार से लड़ने की जगह आपस में लड़ने लगे थे, और आखिरकार 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बना लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि कांग्रेस में उनकी सुनी नहीं जा रही थी, जबकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार के खिलाफ लड़ने वाली नेता वही थी। ममता बनर्जी की पहचान रही है एक फाइटर की, एक ऐसी फाइटर की जिसकी जरूरत लेफ्ट के बड़े नेताओं से लड़ने के लिए कांग्रेस को हुआ करती थी। राजीव गांधी ने 1984 के चुनाव में लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी को लड़ाया, और ममता ने सीपीएम के उस दिग्गज को उस चुनाव में हरा दिया। ममता की इस छवि से कांग्रेस अपने लिए उम्मीदें देखने लगी। ममता इस कसौटी पर खरा भी उतरी, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान पुलिस की लाठियां सबसे ज्यादा जिस पर बरसी वो तेज तर्रार महिला नेत्री ममता ही थी। महज 28 साल की उम्र में सांसद बनने वाली ममता बनर्जी ने बहुत जल्द ही लेफ्ट के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1990 को कोलकाता के हाजरा मोड़ पर रैली के दौरान सीपीएम के एक नेता लालू आलम ने ममता के सिर पर लाठी मार दी। उससे ममता के सिर की हड्डी टूट गई और वो महीनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहीं। लेकिन इससे ममता का न हौसला टूटा, न लड़ाकू तेवर कमजोर पड़ा। 1993 में एक मूक बधिर आदिवासी लड़की के साथ सीपीएम कार्यकर्ता पर बलात्कार का आरोप लगा। उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए ममता राइटर्स बिल्डिंग में जाकर मुख्यमंत्री ज्योति बसु के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। पुलिस ने तब उन्हें बालों से घसीटा और साड़ी खींचकर दफ्तर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। तब ममता ने उस अपमान के बाद प्रतिज्ञा की थी कि वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में कदम रखेंगी। 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वोटर आईडी कार्ड पर फोटो अनिवार्य करने की मांग को लेकर राइटर्स बिल्डिंग का घेराव किए थे। हालांकि वो मार्च शांतिपूर्ण ही था, फिर भी लेफ्ट सरकार के पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 13 युवा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। खुद ममता बनर्जी भी उस हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसी तरह 2006 में सिंगूर में जब बीडीओ ऑफिस के सामने ममता बनर्जी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थीं, तो आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही ममता को उन्हें जबरन वहां घसीटा गया। उसके बाद जब वो कोलकाता के लिए निकली तो गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 में नंदीग्राम में ममता पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थी, तो पुलिस और सीपीएम के हथियारबंद कैडरों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। साथ ही ममता को नंदीग्राम में प्रवेश भी नहीं करने दिया।
आलम यह था कि लेफ्ट के राज में ममता बनर्जी जब भी मिदनापुर, हुगली या 24 परगना के ग्रामीण इलाकों में रैलियों या सभाओं के लिए जाती थीं, तो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के लिए उनके काफिले पर बम और गोलियों से हमले आम बात थे। लेकिन ममता बनर्जी भी दूसरी मिट्टी की बनी थीं। वो अपने जुझारू तेवर के साथ लेफ्ट के काडरों और पुलिस की ज्यादतियों का मुकाबला करती रहीं। इससे बंगाल में ममता को लोग अग्नि कन्या तक कहने लगे थे। लेफ्ट सरकार के दौरान जो हिंसा हुई, ममता ने जमीनी स्तर पर अपने काडरों के दम पर उसका मुकाबला किया। कई जगह उस दौरान गोलीबारी हुई, मारपीट की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई। खासकर 2006 के चुनाव में जब 230 सीटें मिली थी लेफ्ट को, तो उसके बाद और 29 सीटें मिली थी ममता बनर्जी की पार्टी को, तो उसके बाद लेफ्ट का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया। लेकिन ममता, जैसा कि जानते हैं लोग, जुझारू नेता रही हैं। उन्होंने अपने काडरों और करीबी नेताओं के दम पर पूरे राज्य का दौरा कर जगह जगह जहां भी हिंसा होती थी वो पहुंच जाती थी और उनका मुकाबला किया। विपक्ष में रहते ममता बनर्जी ने एक बार फिर महिला की अस्मत के सवाल पर ज्योति बसु की सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन उनके राज में जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई, तो विरोध में उठी आवाज को ममता बेहद निर्ममता के साथ दबाने में जुट गईं। उसी तरह पिछले साल अक्टूबर में दुर्गापुर में हुए गैंगरेप के बाद कानून का राज स्थापित करने की जगह वो ये बताने में जुट गईं कि महिलाओं और लड़कियों को रात के समय घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। And that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. आरजीकर, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, अनेक संस्थाओं में हमारी बच्चियों पर बलात्कार किए गए और ममता दीदी बेशर्म होकर कहती है रात को 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर क्यों जाना चाहिए। अरे ममता दीदी, आपका टाइम हो गया अब समाप्त। भाजपा सरकार आने वाली है, रात को 12 बजे भी छोटी बच्ची बेखौफ घूम पाए ऐसा शासन हम देने वाले। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के राज में जिन सरकारी यातनाओं को झेला, कमाल देखे कि लेफ्ट के नेताओं ने कांग्रेस के राज में वैसी ही यातनाओं को झेला था। 1972 में इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर राय को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। सिद्धार्थ शंकर राय ने नक्सली आंदोलन से निपटने के नाम पर सीपीएम को भी कुचलने के लिए बेहद सख्त कानून व्यवस्था की नीति अपनाई। उस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों को सरकार से खुली छूट मिली हुई थी। सीपीएम और दूसरी लेफ्ट पार्टियां लगातार ये आरोप लगाते रहे कि हजारों कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को थाने में प्रताड़ित किया गया। बल्कि उससे भी ज्यादा संगीन आरोप ये लगा कि सरकार नक्सली आंदोलन को खत्म करने के नाम पर बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फर्जी एनकाउंटर में मार रही है। कम्युनिस्ट पार्टियों का यह भी आरोप था कि कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर राय सरकार ने अपने बाहुबल और आतंक के दम पर कम्युनिस्ट पार्टियों को लाचार बना दिया था। सबसे ज्यादा दिक्कत तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कम्युनिस्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की बढ़ गई, जिन्हें जबरन मारपीट कर खदेड़ दिया गया। उस दौरान लेफ्ट नेताओं को रैलियां करने, पोस्टर लगाने और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को सार्वजनिक रूप से चलाने की इजाजत नहीं थी। उस पर से इमरजेंसी में ज्योति बसु समेत तमाम बड़े नेता या तो जेलों में डाल दिए गए या उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के लिए सलाह देने वालों और उसका खाका तैयार करने में सिद्धार्थ शंकर राय अहम थे। कांग्रेस के उन जुल्म सितम का ही नतीजा हुआ कि 1977 में एक बार कांग्रेस पश्चिम बंगाल से उखड़ी तो 50 साल होने जा रहे हैं सत्ता में नहीं आई।
1977 में जब लेफ्ट ने पहले बार बंगाल में आया, उस वक्त भी लेफ्ट को कांग्रेस से निकला हुआ प्रफुल्ल सेन का सपोर्ट मिला। प्रफुल्ल सेन ने बंगाल में जनता पार्टी को बनाया, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और जब प्रफुल्ल सेन उनके साथ अलायंस नहीं किया, तो तब लेफ्ट ने पूरा एंटी कांग्रेस जो वोट बैंक था वो लेके बंगाल में 1977 में पावर में आ गया। यही बंगाल का पॉलिटिक्स है, एक तरफ लेफ्ट का वोट और एक तरफ कांग्रेस का वोट। मेरे ख्याल से 1947 के बाद कभी भी किसी इलेक्शन में कांग्रेस या कांग्रेस से निकला हुआ कोई पार्टी, जैसे ममता का तृणमूल कांग्रेस, कभी भी 40% के नीचे उनका वोट नहीं मिला। लेकिन लेफ्ट का जो वोट था, लेफ्ट जो बंगाल में 34 इयर्स रूल किया, उसका वोट बैंक 2016 से 19 आते आते 22% सीधा भाजपा के पास चला गया। बंगाल के खून में क्रांति है, बंगाल में आग है, बंगाल में हिम्मत और दिलेरी है, बंगाल में रचनात्मक तेज है। इसलिए अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई में बंगाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंगाल से ही बौद्धिक क्रांति हुई। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी हुए और जन आंदोलन भी बंगाल से खूब चले। आखिर आजादी की लड़ाई में देश को एक सूत्र में जोड़ने वाला गीत वंदे मातरम बंगाल की पुण्य भूमि से ही निकला, जिसकी चर्चा आज भी खूब होती है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। Let him do it, you don't have any problem. But वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। जिस बंगाल से पूरे देश ने हमेशा ही प्रेरणा पाई, उस बंगाल में आज सबसे ज्यादा गरीबी और तंगहाली भी है। अगर बंगाल के गौरव के पन्ने आप खोलेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस बंगाल से ही थे, जिन्हें 18 साल की उम्र में अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दिया था। अंग्रेजों के पूरे शस्त्रागार को चटगांव में सूर्य सेन ने लूट लिया था और कुछ दिनों के लिए चटगांव को ब्रिटिश शासन से मुक्त भी करा लिया था। जब 1905 में अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर बंगाल के बंटवारे की कोशिश की तो पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। ब्रिटिश सामानों, कपड़ों और नमक के संपूर्ण बहिष्कार के साथ स्वदेशी आंदोलन में बंगाल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुनिया में भारत को आध्यात्मिक पहचान देने वाले स्वामी विवेकानंद भी बंगाल की धरती से ही निकले थे और उसी बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी निकले, जिनके दिल्ली चलो के नारे ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम किया था। तो वहीं संविधान सभा के सदस्य रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी बंगाल के रहने वाले थे, जिन्होंने कश्मीर में अलग विधान का खुलकर विरोध किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को
बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। इस शानदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी बात यह थी कि इन इतिहास पुरुषों में मतभेद होता था, लेकिन मनभेद नहीं। आजादी के बाद भी विरोध के बावजूद लोगों ने साथ चलने की परंपरा जारी रखी। बंगाल से आने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के थे, लेकिन नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री थे। 1967 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस से अलग हुए जमींदार परिवार से आने वाले गांधीवादी नेता अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने थे और कम्युनिस्ट क्रांति की बात करने वाले ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री। एक वक्त कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे, लेकिन ममता के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 2016 और 2021 के चुनाव में गठबंधन भी किया था। आज जिस बीजेपी से ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है, उसी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं। यहां तक कि दोनों दलों ने 2001 और 2006 के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े थे। कभी कभी सत्ता के लिए तो नेता हाथ मिला लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अपने नेता की सत्ता को बनाए रखने या विजय दिलाने के नाम पर समर्थक सड़कों पर खून बहाने के लिए उतर जाते हैं। खून के बदले खून वाली नीति बंगाल की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। तो सवाल है कि जिस बंगाल से साहित्य, संगीत, संस्कृति की एक महान परंपरा निकलती है, क्या उसी बंगाल में अब विकास की राजनीति होगी? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस की राजनीति की और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु मरते दम तक कम्युनिस्ट ही रहे। इन दलों और इनके कार्यकर्ताओं के बीच जानी दुश्मन वाला भाव चलता था, लेकिन इन दोनों नेताओं के रिश्तों में इतनी मधुरता थी कि मुश्किल समय में एक दूसरे से राय मशविरा करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये बेहद स्वस्थ परंपरा है, लेकिन उनके राज्य में ही वोट की भड़काऊ राजनीति और असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल में विरोधी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के जानी दुश्मन अब बन जाते हैं। ये राजनीति पिछले 50 साल से चली आ रही है और इसमें बंगाल लगभग हर बार बना रहा है अग्निपथ। तो आज मेरे साथ इतना ही। सोमवार को मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम